गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पब्लिक एड लोक प्रशासन यूनिट नंबर जो 5 है उसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट से मतलब पूरी तो नहीं होगी यूनिट, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो इसका आज का टॉपिक है उस टॉपिक को आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा अथॉरिटी, यानी जिसे हम प्राधिकार भी कहते हैं या दूसरे शब्दों में से हम सत्ता भी कहते हैं। इसको देखेंगे, ठीक है। एक मिनट। हाँ, 30 नंबर की यूनिट है और ये यूनिट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चाहे वो पहली करे या ऑलरेडी कर रहा है, सबके लिए इक्वल है। पहले से किसी ने नहीं पढ़ा होता है और ठीक से अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इसलिए 30 में से आप मान के चलो 25 नंबर तक भी इसमें मुख्य परीक्षा में आप गेन कर सकते हैं ना। तो टॉपिक है प्राधिकार, यानी कि अथॉरिटी, या दूसरे शब्दों में इसी को हम बोलते हैं सत्ता। तो एक तो प्रश्न सिंपल रहेगा कि सत्ता क्या है, इसका अर्थ बताइए, या सत्ता अथॉरिटी क्या होती है इसे समझाइए। दूसरा फिर आएगा इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये बताना होता है। तीसरा प्रश्न आ सकता है इसमें कि अथॉरिटी की विशेषताएं क्या हैं, फीचर हैं, वो समझाओ। चौथा हो सकता है कि किसी नाम पर पूछ लें, जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है वेबर के अनुसार पूछा गया था सत्ता की जो विशेषताएं हैं। और पूछ सकते हैं कि सत्ता का स्रोत क्या है, सोर्स बताओ। सत्ता के साथ अंतर पूछ लेते हैं, शक्ति, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और देन इसी में फिर आगे वो जोड़ देंगे क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को लेकर। तो कोशिश करेंगे कि आज पहले हम ऊपर वाला ये टॉपिक जो है सत्ता, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं, इसके प्रकार और विशेषताएं, और यदि समय रहा तो हम इसके स्रोत तक कंप्लीट कर लेंगे। पेपर पेन रखोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप पेपर पेन के साथ आप जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो पैरेलल। अदरवाइज इसके नोट्स आप हमसे ले सकते हो। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को लोक प्रशासन के जो विशेषज्ञ हैं उनके नाम के आधार पर समझते हैं। मुने और रेले या मुने और रीली, वो इस अथॉरिटी को बताते हैं कि यह एक सर्वोच्च समन्वयक शक्ति है। सर्वोच्च यानी सबसे बड़ी, समन्वयक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करने वाली। अलग अलग लोग जो संगठन में काम करते हैं, उन संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में तालमेल बिठाना। तो उस शक्ति को इन्होंने प्राधिकार की संज्ञा दी है, के रूप में की है, जो सांगठनिक ढांचे को वैधता प्रदान करती है। जैसे आपको कोई ट्रेन में आप जर्नी करते हैं और कोई आकर के आपसे बोलता है कि आपके पास टिकट है या नहीं, आप मुझे चेक कराओ। तो आपके पास टिकट है या नहीं ये आप चेक कराओ। सामने वाला जो आपसे ये क्वेश्चन करता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वह आपका टिकट चेक कर सकता है? हर कोई आपसे बोलेगा तो क्या आप उसको अपना टिकट या अपनी आईडी बता दोगे? तो टीटी को अथॉरिटी मिली हुई है, उसे ऑथोराइज किया है रेलवे ने कि इतने इस डिस्टेंस से लेकर इसके बीच में वह यात्रियों के, पैसेंजर के टिकट को चेक कर सकता है। तो ये एक प्रकार से वैध है, लीगल है, संगठन के अंतर्गत ये काम करती है, वैधता प्रदान करती है। ये कोई इलीगल नहीं। हर कोई आपको बोले कि मुझे आपकी आईडी दिखाओ, आपका आप सामान चेक कराओ, है ना। तो प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी की जो विशेषता है प्रमुख रूप से वो आती है कि ये लीगलिटी की बात कर, एक कोई बाहुबल पर, सत्ता बल पर या ताकत के बल पर या डरा कर धमका करके आपसे कुछ कार्य करवाता है तो उसको हम अथॉरिटी नहीं बोल सकते। उसको तो हम बोलेंगे कि ये शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, बाहुबल दिखा रहे हैं, है ना। एक बेशक आपसे ताकत में आधा हो, आपसे वो शक्ति में आधा हो, और पुलिस कांस्टेबल है या किसी आपको रोकता है और आपकी जांच पड़ताल करता है, तो ये उसके पास अथॉरिटी होगी तब ये कर सकता है।
और दूसरी तरफ 4-6 लोगों को घेर करके फिर वो आपकी जांच पड़ताल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति की जो चारित्रिक विशेषता है, यानी उसका जो कैरेक्टर है, उसमें लीगल बात नहीं आती, उसकी वैधता नहीं है, लीगलिटी नहीं है। उसमें ताकत का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपको डरा रहे हो, चाहे वो आपको कुछ आपका नुकसान कर सकते हैं, ये सब दिखाते हैं। तो जो भी कार्यालय में काम करते हैं, किसी संगठन में काम करते हैं, तो उस संगठन में काम करने वाले के पास ये लीगल एक प्रकार से अधिकार है, और जो उसे क्या करता है, उसे कुछ प्रिविलेज देता है। यानी है तो ये सबसे बड़ी समन्वयक शक्ति। यानी इसी रूप में आप डीएम को ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जिले का। तो कलेक्टर का काम मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन ही होता है, समन्वय स्थापित करना ही होता है। जिले के अंदर चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो पीने के पानी की सुविधाएं हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो वित्त की बात हो, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? डीएम करता है। तो ये किस आधार पर करता है? इसको कोई मतलब ऐसा थोड़ी कि बाहुबली किसी खली को बना करके बिठा दिया गया है। ये उसे कानूनन अधिकार मिला हुआ है। तो अथॉरिटी को मुने और रैले ने इस ढंग से बताया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो इसमें हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ। ये तो आपने एक प्रकार से मुने और रेले के आधार पर बता दिया कि सर्वोच्च समन्वयक शक्ति है, सबसे बड़ी कोऑर्डिनेट करने वाली शक्ति है। और हम इसको एलाबोरेट कैसे करेंगे, और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, तो थोड़ा सा 2 से 3 लाइनों में आपको और एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक, अब इस एक्सप्लेनेशन में, यानी इसी को आप डेफिनेशन भी कह सकते हो और इसको एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो। तो जब डेफिनेशन के रूप में लिखें तो हम किसी विद्वान के नाम के आधार पर इसका वर्णन करेंगे। जैसे हेनरी फ्योल का यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया। हेनरी फ्योल बोलते हैं सत्ता और प्राधिकार, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। प्राधिकार को ही सत्ता बोलते हैं, सत्ता को ही प्राधिकार बोलते हैं। हाँ, शक्ति अलग हो जाती है, वो पावर हो जाता है। तो सत्ता आदेश देने का अधिकार है। एक तो क्या बोल रहे हैं? अधिकार है। किस बात का? ऑर्डर, आदेश देने का अधिकार। अब सिर्फ आदेश दिया जाए और उस आदेश का पालन कोई भी ना करे तो फिर वह आदेश बेकार है। यानी कि आदेश देने के अधिकार के साथ साथ उसका पालन करवाने की शक्ति भी है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने आदेश दिया कि जाओ बालक, अब तुम 24 घंटे पढ़ाई करोगे या 18 घंटे पढ़ाई करोगे या 16 घंटे पढ़ाई करोगे। ठीक है, आदेश तो उन्होंने दे दिया, लेकिन चूंकि आप उनके पुत्र हैं, आप उनकी पुत्री हैं, तो इसका बाई फोर्स वो पालन करवाते नहीं है। लेकिन अगर आप किसी संगठन में काम करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और आपके वरिष्ठ के द्वारा आदेश दिया जाता है, तो आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनन कार्यवाही होगी, यानी अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो सत्ता, आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करवाने की ये शक्ति है। इसका अर्थ बाहुबल पर नहीं कि जबरदस्ती उठा करके हमें ये पालन करना है। लीगल एक्शन में लिया जाएगा अगर वह नहीं करते हो तो। एक तो ये हो गई। आप मैं 3-4 परिभाषाएं बता दूंगा, 3-4 तरीके से आपको जो सरल लगे, जो सिंपल लगे वो आप रट लेना और वो आप यहाँ पर। और साथ ही साथ लाइव क्लास रहती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन, बार बार इनका नाम हम लोग प्रशासन में सुनते रहते हैं। हर्बर्ट साइमन ये क्या कहते हैं? हर्बर्ट साइमन बताते हैं कि सत्ता जो है मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित, डिसीजन मेकिंग पावर। सीसेट में या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सेकंड पेपर में एक होता है ना, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पद पर बैठता है उस व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। एक डीएम है, उस डीएम के नीचे एडीएम हो गए, एडीएम के नीचे एसडीएम हो गए, है ना तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए। तो ये जो डीएम ये कार्य क्या करता है, इसके सामने समस्या आएगी, कोई फाइल आएगी, उसमें उस समस्या का उल्लेख होगा,
उस समस्या के निराकरण के लिए उसे क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा। जैसे मैं एक बिल्कुल करेंट सिचुएशन का एग्जांपल, मानसून आ गया है, बारिश का समय है। अब बारिश के दौरान क्या होता है, जैसे शहरों में जल जमाव की समस्या हो जाती है, पानी भर जाता है, जल निकासी का सही तरीका नहीं मिलता है, नाले जो हैं उनको समय पर क्लीन नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम की जो अथॉरिटी होती है उनको डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेना पड़ेगा भाई क्या किया जाए। तो अब वहां वो ये डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं कि अब हम मानसून के दौरान पूरे नालों की सफाई करवाएंगे। वहां त्वरित निर्णय लेना पड़ेगा। यदि कोई बॉल है, कोई दीवार है, कोई सड़क है या कोई नाली ब्लॉक है तो उसको वो तुरंत खुलवाएंगे। तो ये एक तरीके से निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है। और जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो क्या होगा, दूसरों की क्रियाओं को निर्देश देंगे। जो व्यक्ति डिसीजन लेता है वह उसका एग्जीक्यूशन करवाएगा। तो एग्जीक्यूशन करवाएगा तो दूसरों से करवाएगा, अपने सबॉर्डिनेट अधीनस्थों से करवाएगा। तो वो क्या काम करते हैं उनको वो डायरेक्टिंग निर्देशन भी देगा। तो ये दूसरी परिभाषा हो जाती है हर्बर्ट साइमन की अथॉरिटी को। नेक्स्ट, एलन, एक और विद्वान का नाम ले लेते हैं। इन्होंने बताया कि सत्ता या प्राधिकार या अथॉरिटी किसी कार्मिक को दिए गए कार्यों का निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकार। सीएम ने आदेश दिया कि हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में कल हुआ था कि सोमवार को हुआ था कि सम्मेलन करने जा रहे हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत। वह लाडली बहना के जो लाभार्थी हैं उनको संबोधित करना चाहते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब उस सम्मेलन स्थल तक लाने के लिए बसें हायर की जाए, बसें जो हैं स्कूलों से ले ली जाए। अब मंडे का दिन है, स्कूल में बच्चों का जाना जरूरी है, या ये सम्मेलन के लिए उन बसों को यहाँ राजनीतिक सम्मेलन तक ले जाना, वो एक एथिकल पॉइंट वे से केस स्टडी के रूप से हम अलग से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि प्रशासन का उच्च स्तर पर क्या हुआ, आदेश आया। अब आदेश जब आया तो क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति जो होंगे वो क्या करेंगे, उनको अब ये अधिकार मिल गया है कि वो स्कूल बसेस जो हैं उनको क्या कर लेंगे, उनको अपने अंडर में ले लेंगे। अब अंडर में ले लेंगे यानी कोई मना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश आए हुए हैं। तो ये किसी कार्य के निष्पादन यानी काम को पूरा करना, परफॉर्म्ड, उसे संभव बनाने के लिए जो शक्तियां और अधिकार सौंपे जाते हैं बस उसी को हम क्या कह देते हैं, सत्ता कह देते हैं। तो इतने सारे डेफिनेशन में जो आपको सिंपल लगे वो एक याद कर लेना, क्योंकि सत्ता की डेफिनेशन किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं पूछी जाएगी। ठीक, पैटरसन ये बोलते हैं कि आदेश देने और उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता है। ये हेनरी फेवल से मिलती जुलती परिभाषा है। डेविस कहते हैं कि सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है। ये हर्बर्ट साइमन से मिलती जुलती परिभाषा है। मैक्स वेबर जो कहते हैं, इनकी परिभाषा जरूर, यहाँ परिभाषा तो नहीं लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के स्रोत क्या है वो एक अलग क्वेश्चन बनेगा, वहां हम इनसे जरूर जुड़ेंगे। मैक्स वेबर फेमस रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के संबंध में। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर कहते हैं कि सत्ता जो है एक प्रकार से प्रभुता के रूप में, प्रभुता का मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से ही होता है कि आपने अपने संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसको दे रखा है ना। तो वो कहते हैं कि यह संभावना है कि एक विशिष्ट आदेश का व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा पालन किया जाएगा, यही प्रभुता है। प्रभुता यानी मैं जैसे कोई काम, या आप और हम जो कोई काम करते नहीं कर पाते तो ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, प्रभु देख लेना, यानी हमारे बारे में वो देख ले। तो ऐसे ही उसको ये कनेक्ट करते हैं। मैं तो 6 परिभाषाएं हो गई। उन 6 में से जो भी आपको सबसे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट लगे वह आप याद कर लेना और वही एग्जाम हॉल में जाकर के लिख देना। यहां तक कोई डाउट है तो जरूर पूछो। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में प्राधिकार के स्रोत यानी कि सत्ता, प्राधिकार बोलें या इसको सत्ता बोलें या अथॉरिटी बोलें, एक ही बात है।
तो उसके जो स्रोत हैं, लोक प्रशासन में 3 स्रोत बताए गए कि सत्ता यानी आदेश देने का अधिकार, उसके पालन करवाने की शक्ति, ये कैसे प्राप्त होती है? तो पहला आता है जिसे कहते हैं कानून, लॉ, बाई लॉ, कानून के द्वारा। तो कानून के अंतर्गत क्या हो गया? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सबसे बड़ा कानून है। संविधान जो है किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है और इसी कानून के हिसाब से वहां की प्रशासनिक, न्यायिक, कार्यपालिक, विधायिक व्यवस्था संचालित होती है। तो कानून का मतलब यहाँ पर संविधान भी हो गया जो सुप्रीम लॉ है, या संसद के द्वारा बनाए गए जो एक्ट होते हैं उनको हम विधिक अधिनियम कहते हैं, या अधिकृत विधान जिसे लेजिस्लेटिव लॉ के नाम से जानते हैं, या कोर्ट के जो निर्णय हैं, इनके अंतर्गत हमें सत्ता प्राप्त हुई। जैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है, जो हेलमेट नहीं पहनेंगे उनका चालान किया जाए, लंबा चालान किया जाए। तो इसका मतलब क्या है? अब जो ट्रैफिक कर्मी है उनको ये अधिकार मिल जाता है कि विदाउट हेलमेट जाने वालों को उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करें। तो एक तरीके से उन्हें इस आदेश के पालन करने की किसने दी हुई है? कानून ने दी हुई है, लॉ ने दी हुई है। एक सोर्स तो ये हो गया सत्ता का। दूसरा सोर्स जो रहता है उसे हम कहते हैं परंपरा या ट्रेडिशन। ये ऐसे समझ लो कि परंपरा के रूप में, जैसे हम भारतीय समाज में हमें अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कोई लिखित कानून तो नहीं बना है कि सम्मान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये परंपरा के रूप में कि हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का आदर सम्मान करते रहे, तो हम उनको देख करके हम उनका सम्मान करते रहे। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाते हैं? ये परंपराओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। ये हमारी एक प्रकार से डेली रूटीन की आदतों के रूप में घर कर जाती हैं, है ना? तो इस हिसाब से भी एक प्रकार से सत्ता है। ठीक। तीसरा आता है जिसे हम बोलते हैं प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन को हम पढ़ेंगे, डेलीगेशन के नाम से जानते हैं आगे चलकर। प्रत्यायोजन ऐसे समझ लो कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं पुलिस विभाग में, अब किसी थाने के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग है, तो उस थाने का जो एरिया होगा, जो जुरिडिक्शन होगा, उस क्षेत्र में अब आपको अधिकार मिल जाता है किस बात का? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने का। यदि कोई आपसे अप्रोच करता है कि उसके साथ चोरी हुई, मारपीट हुई, तो आप उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। वो आपको ये जो अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों का प्रयोग कर कैसे रहे? तो आपसे बड़ा अधिकारी टीआई होता है, उसके बाद फिर डीएसपी, एएसपी, एसपी, है ना? तो ये जो सत्ता है, एसपी एक जिले का प्रमुख है, उस जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। उसने यह जो अपनी जिम्मेदारी यानी इसको ट्रांसफर कर दिया अपने नीचे वालों को। तो इसे क्या बोलते हैं कि उच्चतर से निम्नतर के बीच में सत्ता का ट्रांसफर, डेलीगेशन। तो तीसरा ये भी तरीका होता है, हमने पढ़ा या वीडियो में देख लिया कई सारे, कि अगर कोई चालान बनाता है तो उसको यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म में होने के साथ कांस्टेबल चालान नहीं बना सकता, लेकिन हम देखते हैं कि कांस्टेबल जो है वो चालान पर्ची काटते रहते हैं। तो ये उन्हें चालानी कार्रवाई का किसने अधिकार दे रखा है? उनके सीनियर ने, कि उस स्लिप पर, उस फॉर्म पर वो सिग्नेचर पहले से कर देते हैं और वो किसी दूसरे काम में होंगे, तब तक उस काम को इजी बनाने के लिए ये अथॉरिटी दे रखी है। तो प्रत्यायोजन के द्वारा, तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रशासन में या लोक प्रशासन में सत्ता के कितने स्रोत होते हैं, तो वो 3 स्रोत होते हैं। और वो 3 में पहला हो गया लॉ, दूसरा हो गया ट्रेडिशन और तीसरा हो गया डेलीगेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक और विद्वान है जिनका नाम है मिलेट। तो मिलेट ने कहा है कि देखो, सत्ता की जरूरत क्यों पड़ती है, अथॉरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वो ये कहते हैं कि यदि कोई प्रशासन में काम करता है तो वह अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है, तो कर्तव्य को पूरा करे, इफेक्टिवली करे, इसलिए जरूरी होता है कि उसे कुछ अथॉरिटी मिले, उसे कुछ पावर मिले।
और वो कैसे 4 जगहों पर बोला इफेक्टिवली 4 सेक्टर में अगर काम करना है तो सत्ता की जरूरत पड़ेगी। वो कौन-कौन से सेक्टर आते हैं, कौन-कौन से फील्ड आते हैं? तो पहला आता है कि गतिविधियों का उद्देश्य और ध्येय निर्धारित करना। यानी यदि आप अधिकारी हैं, प्रशासन में काम करते हैं, तो आपको सत्ता मिलेगी कि जो भी कार्य करते हैं आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी उसका उद्देश्य क्या है? मान लो आप विभाग में बैठे हैं और किसी ने बोल दिया कि बिल लगा दिया उसने कि ट्रांसपोर्टेशन पर हमारा 20,000 रुपए खर्च हुआ, ये बिल हमें इसका भुगतान करवा दीजिए। तो अब यहाँ ये देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो किया था, आखिर वो कौन-सी गतिविधि पर खर्च किया था? आप अपने घर गए थे, घर से वापस आए थे या कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर घूमने चले गए थे या उस ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपने ये व्यय किया, तो इसके लिए भी उसे अथॉरिटी मिलेगी। यदि वो पर्सनल यूज़ में किया है, तो उसको वो डिनाई कर देगा। यदि वो संगठन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया गया है तो उसे पारित कर देगा। तो पहला तो ये हो जाता है। दूसरी बात क्यों जरूरत पड़ती है सत्ता की कि किसी भी योजना को, कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाना है, इफेक्टिवली उसको रन करना है, तब सत्ता की जरूरत पड़ती है। आपका आदेश नीचे बैठने वाले जो सबॉर्डिनेट हैं वो पालन ना करें, यानी आपने बोला कि सुबह 10 बजे ऑफिस में आना है, वो अपना 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं, जबकि 10 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है। जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो क्या करना होगा? आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जरूरी ढांचे की रचना, यानी इसे कहते हैं सांगठनिक प्राधिकार। पहले क्या था? कार्यक्रम प्राधिकार, यानी कि जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उसके लिए भी सत्ता। तीसरा आता है जिसे कहते हैं बजटीय प्राधिकार। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब वो धन भी इस ढंग से खर्च किया जाए कि प्रायोरिटी सेट कर ली जाए कि जो अनिवार्य खर्च है उस पर पहले खर्च करो, जो गैर जरूरी है उसको हम बाद में लेंगे। यानी उस कार्यक्रम के लक्ष्य, प्राथमिकताओं के हिसाब से बजट बनाना। तो इसके लिए भी सत्ता चाहिए, तो इसको हम बजटीय प्राधिकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो, यहीं पर प्राधिकार जो दिया जाता है, यानी सत्ता विभागों में, संगठन में जो ट्रांसफर की जाती है, तो संगठन में जो सत्ता दी जाती है, संगठन के हिसाब से ये 2 प्रकार से होती है। यानी इन सब चीजों को हम सत्ता के प्रकार के रूप में ही पढ़ रहे हैं। तो कौन-कौन सी होती है? पहला होता है ब्यूरो टाइप का, यानी किसी भी जगह पर उसका हेड होगा, किसी विभाग का, डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होगा, वो एक ही व्यक्ति होगा। उसे हम ब्यूरो बोलते हैं। जैसे उदाहरण ले लें सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम ही है। तो सीबीआई का एक प्रमुख होता है ना, सीबीआई के डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ब्यूरो प्रकार का नहीं है। यहाँ पर एक सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बस अंतर तीनों में इतना है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के हिसाब से होंगे। अकेला सीईसी डिसाइड करे और 2 जो अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं वो उसके खिलाफ हों, तो वो निर्णय पारित नहीं होगा। तो एक हो गया ब्यूरो प्रकार से जो सत्ता मिली हुई है, यानी उसी के आदेश मानने पड़ेंगे। और दूसरा, जैसे वहां एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसे हम बोर्ड या आयोग के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सत्ता संगठन के नेचर के हिसाब से 2 प्रकार से डिवाइड की जाती है। नेक्स्ट, अब इस सत्ता के संबंध में, अथॉरिटी के संबंध में जो सिद्धांत चलते हैं, जो सिद्धांत प्रचलन में है, उनको भी देख लेते हैं। तो 2 सिद्धांत यहाँ पर प्रमुख रूप से चलते हैं। पहला, जिसे हम क्लासिकल सिद्धांत के नाम से जानते हैं या शास्त्रीय सिद्धांत, यानी ये वो लोग हैं जो परिवर्तन को नहीं मानते हैं, यानी जो परंपरा चल रही है उसी को ये अपना समर्थन देते हैं। तो इसे हम क्या कह देते हैं? स्थितिगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा, वे लोग हैं जो बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव कर लेते हैं, यानी इसे हम व्यवहारवादियों के आधार पर भी मान लेते हैं। तो पहले हम कौन सा सिद्धांत समझेंगे सत्ता के संबंध में? स्थितिगत।
और सेकंड टाइम उस जब ये स्थितिगत कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे ये व्यवहारवादियों वाला स्वीकृति सिद्धांत, अप्रूवल थ्योरी है और दूसरा एक प्रकार से स्थितिगत सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो जरूर पूछो। तो स्थितिगत सिद्धांत को जो है डिफाइन करते हैं मैक्स वेबर, जो है मैक्स वेबर बताते हैं। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि प्राधिकार जनता की इच्छित और वे शर्त आज्ञाकारिता जो इस विश्वास पर आधारित होती है कि श्रेष्ठ के लिए उन पर अपनी इच्छा थोपना उचित है और उनका इसे मानने से इनकार करना अनुचित है। यानी इस थ्योरी को ऐसे समझ लो कि राजा जो है, राजा और दूसरी तरफ जो प्रजा है, तो राजा जो भी आदेश देगा उसका पालन प्रजा को करना पड़ेगा विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, बिना किसी प्रश्न को उठाए हुए उसको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। तो ये क्या है, एक बेशर्त आज्ञाकारिता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता रहा, ये मान लेते हैं कि राजा जो है वो चूंकि एक पिता की तरह है या ईश्वर की स्थिति प्राप्त रखता है, तो वो जो कुछ करेगा वो अच्छा करेगा, इसलिए हम उनको मान लेते हैं, इनकार नहीं कर सकते, अन्यथा क्या करेगा, फांसी की सजा चढ़वा देगा। हेनरी फ्योल वो भी इसी विचारधारा के समर्थक है, यानी स्थितिगत सिद्धांत। वो क्या कहते हैं कि प्राधिकार आदेश देने का अधिकार और आज्ञा का पूर्णतः पालन करवाने की शक्ति है। यानी ये भी उसी विचारधारा पे चलते हैं कि जो श्रेष्ठ है तो उसको तो उसकी स्थिति के हिसाब से यह अथॉरिटी मिल ही जाती है कि वो ऑर्डर देगा। अभी आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कल को आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप डीसी बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, आप डीएम बन जाते हैं, आप एसपी बन जाते हैं, तो वो जो पद है, वो जो पोस्ट है जिस पर आप चयनित होते हैं और उस पद पर जब आपकी नियुक्ति होती है तो आपको उस पोस्ट की वजह से आदेश देने की शक्ति स्वतः मिल जाती है और उस आदेश का पालन करवाने की शक्ति भी आपको स्वतः मिल जाती है। इसके लिए हमें सामने वाले की इच्छा की कोई जरूरत नहीं होती कि वो तुम्हारी बात को सुनता है कि नहीं सुनता, सुननी ही पड़ेगी। नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हो ना। तो ये स्थितिगत बात करते हैं ना कि उस स्थिति की वजह से उस जो सरकमस्टांस है कि आपको उसका पालन करना ही है ना। अब इसकी कुछ विशेषताएं, अच्छा वो जो दूसरा सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि उसको मैंने छोड़ दिया या मैं नहीं बताऊंगा, ये स्वीकृति वाला, स्वीकृति वाला, इसकी थोड़ी सी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर अब इसकी सिद्धांत की क्या विशेषताएं हो जाती हैं, तो देखो विशेषताएं किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जिसने ये माना है कि प्रशासन कार्य करवाना है, ना कि कार्यों को करना। तो वो ये मान के चलते हैं कि सत्ता जो है ये कैसा अधिकार है, कैसी अथॉरिटी है, कैसा राइट है, ये प्रबंधकीय अधिकार है। सत्ता हमेशा किसी भी संगठन में जो रहती है वो कहाँ रहती है, टॉप पर रहती है, ऊपर रहती है, सीईओ के पास रहती है और उससे होती हुई ये नीचे जाती है। अगर एसपी है तो एसपी में सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, उसके बाद उस शक्तियों को वो एएसपी को दे देगा। यानी इसमें जो शक्तियां हैं भी, इसको जो अधिकार मिले भी हैं, वो एसपी की वजह से मिले हुए। यानी इसका प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की ओर होता है, अथॉरिटी डेलीगेटेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, है ना, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। दूसरी विशेषता इसकी आ जाती है कि सत्ता निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग, अधीनस्थों को कार्य सौंपने, अपने सबॉर्डिनेट को जिम्मेदारी देना, अधीनस्थों से संतोषजनक कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखना, जो उन्हें कार्य सौंपा गया अब उस कार्य को वो पूरा करें सेटिस्फैक्ट्री, अगर नहीं करते हैं फिर से उन्हें से करवाया जाएगा, फिर भी काम नहीं करते हैं तो शोकाज नोटिस दे दिया जाएगा, कारण बताओ, नोटिस दे दिया जाएगा कि बताओ आप ये कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। ठीक है ना, रिटन में उनसे मांग लिया जाएगा और रिटन में जब किसी प्रशासनिक कार्यालय में ये मांग की जाती है तो उससे उसके भविष्य में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है कि संगठन के उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र और प्रभाव व्यापक होता है। आप सब इंस्पेक्टर बने, दूसरी तरफ आपका चयन जो है
आईपीएस के रूप में, एसपी के रूप में हुआ। तो नेचुरल सी बात है, कहाँ सब इंस्पेक्टर और कहाँ एसपी, किसके पास सत्ता ज्यादा होगी, किसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके पास अथॉरिटी भी ज्यादा है। एसपी की जो टेरिटरी है वो बड़ी रहती है, एक एसआई की टेरिटरी बहुत छोटी रहती है। तो इसका क्षेत्र भी और इसका प्रभाव भी व्यापक होता है, ब्रॉड होता है। और मध्यम और निम्न स्तरों पर आते आते यह कैसी हो जाता है, नैरो हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पिरामिड के रूप में बना सकते हैं, त्रिभुज के रूप में इसको ऐसे समझाने के लिए बनाते। ये इस संगठन का सबसे ऊपर वाला पद है, जिसे हम सीईओ के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। बीच वाला जो स्तर रहता है वो से हम पर्यवेक्षक कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं। और नीचे जो है उसे हम कार्मिक कर्मचारी या श्रमिक लेबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले स्तर पर ही सारी नीतियां बनती होंगी, सारे निर्णय लिए जाते होंगे। उन निर्णयों को ऊपर से नीचे भेजा जाता है कि पालन करो। उनके अनुसार कार्य करने का काम इन कर्मचारियों का या इन श्रमिकों का है। इन्होंने कार्य ठीक से किया या नहीं किया, ये देखने का काम जो है पर्यवेक्षक का है। तो इसे हम मध्यम स्तर बोलते हैं, इसे निम्न स्तर बोलते हैं, इसे उच्च स्तर बोलते हैं। तो मध्यम स्तर और निम्न स्तर पर क्या होता है कि सत्ता आते आते कैसी होती जाती है, संकीर्ण होती चली जाती है। निम्न स्तरों पर तो समाप्त हो जाती है, वहां सत्ता कुछ नहीं रहती। और प्रत्येक संगठन में सत्ता का होता है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, के ऊपर से नीचे वालों को काम करने के संबंध में कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार मिल जाते हैं। ये सत्ता की कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। अब फिर से, जैसे लोक प्रशासन की दृष्टि से हमने देखा था कि सत्ता के क्या स्रोत हैं, 3 बताए थे। पहला बताया था लॉ, दूसरा आपको बताया था जिसे हम ट्रेडिशन या परंपरा कहते हैं, और तीसरा क्या बताया था, एक तो लॉ हो गया, कानून हो गया, एक परंपरा हो गया, और तीसरा बताया था प्रत्यायोजन। इसके अलावा अलग अलग विद्वान इसको फिर डिवाइड करते हैं। तो वैसी बात को हम डिटेल में समझ सकते हैं कि प्रशासनिक संगठन में सत्ता का स्रोत पहला कानून है, यानी लोक प्रशासन का आधार ही है संविधान। संविधान सबसे बड़ा कानून है, कोई अन्य कानून बनाए गए हैं तो कानून है, इसका मतलब सत्ता मिली हुई है। आपकी जो नियुक्ति होगी कानून के आधार पर होगी, अब उस पद के हिसाब से आपको सत्ता मिलेगी। ठीक है, तो कानून संविधान भी हो सकता है, संसद जो बनाती है वो भी हो सकता है। संसद विधानमंडल के अलावा कानून कभी कभी कार्यकारी आदेश से भी बनते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस है वो भी कानून है। न्यायालय के डिसीजन जो है वो भी कानून है ना। तो इस तरीके से उस हिसाब से उसको सत्ता प्राप्त हो जाती है। और दूसरा जो था परंपरा के हिसाब से थी, परंपरा चली आ रही है, उसमें समाज ने अपना अप्रूवल दे रखा है, स्वीकृति दे रखी है, तो उसका पालन हमें करना पड़ता है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों से स्नेह रखना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया का पालन करना चाहिए। तो इसकी वजह से हमारे अंदर कुछ वैल्यूज यानी सोशल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं। तो उन वैल्यूज का पालन करते हैं। जब आप जाते हैं किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हाथ या गर्दन नीचे हो ही जाती है, इसके लिए कोई कानून तो नहीं बना है। लेकिन ये चूंकि हमारी परंपरा है, हमारी आदतों में ये विकसित हो गया है। इवन होशोबास में ही नहीं, वे लोग जो कि बेहोश होते हैं, शराब के नशे में होते हैं, उसको भी आपने देखा होगा किसी शराबी को मंदिर के सामने जाते हुए, वहां पर वो भी नतमस्तक होने लगा। कोई कानून थोड़ी बना हुआ है। तो ये नतमस्तक होना, कौन उससे ये करवा रहा है, कौन सी सत्ता उसे कहती है कि ये करो। रेड लाइट होती है तो हमें अपने व्हीकल को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये कानून है, पालन करना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, चालान होगा, आपका व्हीकल जब्त हो सकता है, आप पर केस चल सकता है। लेकिन यहाँ पर कि हमें सम्मान करना है। ठीक, और तीसरा वही था जो मैंने आपको बोला था, प्रत्यायोजन, यानी उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को। और ये डिपार्टमेंट में होता ही है कि सारे काम जो है वरिष्ठ अधिकारी अकेला नहीं कर सकता, उसे अपने कार्यों का वर्गीकरण करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। क्योंकि किसी संगठन में उच्च से लेकर निम्न तक कर्मचारी इसीलिए रखे जाते हैं कि जैसे जैसे कार्य बढ़ते जाते हैं उनको करने के लिए ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता होती है।
तो हायरार्की के रूप में, पद सोपान के रूप में उन कामों को बांटते हैं और उस हिसाब से सत्ता का डेलीगेशन किया जाता है, प्रत्यायोजन किया जाता है। जैसे समझना, अभी मध्य प्रदेश में 3-4-5 दिनों से बड़ी एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है कि आदिवासी के साथ मारपीट की गई। और ये लगातार जब एक कुछ विशेष प्रकार की न्यूज आती है तो कुछ दिनों तक हमें हर समाचार पत्र में वही खबरें मिलती है। अब मारपीट की गई, तो मारपीट की गई, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कहाँ पर ये प्रकरण था, तो उससे जुड़े जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, है ना, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब पुलिस में एसपी, अब एसपी तो सभी जगह उपस्थित नहीं था, कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिम्मेदारी किसकी होती है? एसपी की होती है, क्योंकि अधिकार किसको मिले थे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के? कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को एसपी की सत्ता का प्रयोग करके उन्हें करना था। उन्होंने प्रयोग नहीं किया या दुरुपयोग किया। तो ये 3 तरीके होते हैं स्रोत के। स्थितिगत सिद्धांत जो था उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि 2 थ्योरी चलती हैं सत्ता के लिए। एक क्लासिकल, जिसके अंतर्गत स्थितिगत सिद्धांत की बात की जाती है, और दूसरा था जिसे कहा जाता है स्वीकृति सिद्धांत। स्वीकृति सिद्धांत को व्यवहारवादियों ने अपना समर्थन दिया है। ये क्या कहता है? स्थितिगत यानी उस पद पर आप बैठोगे, उस पद की वजह से आपको कार्य करने की, आदेश देने की शक्ति मिल जाती है। अब स्वीकृति सिद्धांत क्या बात करता है, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। पूछ सकते हैं कि सत्ता का स्वीकृति सिद्धांत समझाओ या प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत क्या होता है, उस पर प्रकाश डालो या उसकी विवेचना करो। ठीक। अब देखना कि आप मान लेते हैं क्या बन जाते हो, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, डीसी बन गए। ठीक। अब डीसी बनने के बाद आपकी जब नियुक्ति हो गई तो आपने आदेश दिया अपने स्टाफ को कि उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर, वहां पर जाकर निरीक्षण करके आओ, कोई भी कार्य है, और उस संबंध में मुझे अपनी रिपोर्ट। अब ये व्यक्ति जो है वह आपके इस आदेश को मानने से डिनाई कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। जब डिनाई कर देगा, आपने आदेश दिया, तो आपके आदेश का पालन तो नहीं हुआ ना। उसने मना कर दिया कि मैं तो ये काम नहीं करूं। सत्ता का मतलब क्या था? कि सत्ता का मतलब है आदेश देना और उसका पालन करवाने की शक्ति। उसने मना कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? आपके पास तो सत्ता रही नहीं। जब मना ही कर दिया, आपने दूसरे को बोला, उसने भी मना कर दिया। क्योंकि आप ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, उस आदेश को वह स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेड। हाँ, मैं जाता हूं। उसने स्वीकार किया, इसलिए आपको सत्ता है, इसलिए आपके पास सत्ता प्राप्त। अगर वह स्वीकार करने से मना कर देगा तो आपके पास सत्ता नहीं है। दूसरी विचारधारा ये कहती है, जिन्हें हम व्यवहारवादी के नाम से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि सत्ता वास्तव में उच्च पद पर उस स्थिति की वजह से थोड़ी मिली है। सत्ता तो नीचे वालों की वजह से मिली है कि वह उस आदेश को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? तो आपकी सत्ता समाप्त हो जाती है ना। तो जो चेस्टर बर्नार्ड हैं या मैक्स ये वेबर जो हैं, इन्होंने बोला है कि प्राधिकार के स्वीकृति सिद्धांत, कि श्रेष्ठ के प्राधिकार की वैधता अधीनस्थ अगर उसे अपनी स्वीकृति देता है, अपना अप्रूवल देता है, तो ही है। अगर अधीनस्थ स्वीकार करता है तब तक तो वैलिड है, अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो वह वैलिड नहीं है। यानी इसको अगर हम डिफाइन करें उन सही शब्दों में, यह एक औपचारिक संगठन में संचार क्रम का चरित्र होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन का कोई योगदान करने वाला सदस्य वह कार्य करता है ना। वो स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं ये करूंगा,
इसलिए आपको सत्ता है, अदरवाइज सत्ता ये प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी अब समझना यहाँ पर क्या हुआ। आप सिंपली ऐसे कह सकते हो कि अरे उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, मैं डीसी हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, ये कर दूंगा। इतना नहीं होता कि आप सस्पेंड कर देंगे। मान लो आपने उसको आदेश दिया कि आप उस स्थान पर चले जाओ, है ना। अब उस प्लेस का नाम आपने बोला कि झागड़ों मोंग नहीं, इस स्थान पर चले जाओ। बोलते में नहीं आ रहा है, समझने में नहीं आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन ना तो आपसे ठीक से किया गया ना सुनने वाले को, यानी कि कम्युनिकेशन गैप है। आपने ये आदेश लेटर में, लिखित में दिया, टाइपिंग में कुछ जगह ऐसी हुई कि वो जगह जिसका निरीक्षण करना था, जहां जाना था, वो उसमें प्रिंट नहीं हुआ, या आपने मोबाइल पर, फोन पर, कॉल पर दिया तो आपके द्वारा जो शब्द बोले गए वो उस तक नहीं पहुंचे या ब्रेक हो गया। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी जब वह संचार को समझता ही नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो फिर वो काम कैसे करेगा, वो कहाँ जाएगा और किसका निरीक्षण करेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। राज प्रताप ने आते से ही अपना पहला प्रश्न दागा है, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। मालूम नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट तो फाइनल आंसर शीट के साथ ही आना था, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो संचार को अगर नहीं समझता है तो कैसे हो पाएगा। दूसरी बात, जब यह संगठन के उद्देश्य के साथ असंगत ना हो, यानी कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। अब मान लो आप डीसी हैं और आपने अपने विभागीय कर्मचारी को आदेश दिया कि जाकर के सब्जी मंडी में से मेरे लिए टमाटर खरीद के लाना और घर रख देना, टमाटर खरीद के लाना और मेरे घर पहुंचा देना। इस आदेश को मानने से मना किया जा सकता है क्या, एथिकली बोलूं करना ही चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी के लिए टमाटर खरीदना, उसके घर रखना, ये उस संगठन का उद्देश्य नहीं है, वो उस अधिकारी का नौकर नहीं है, वह तो संगठन में कार्य करने वाला एक कार्मिक है, संगठन का उद्देश्य। अब दूसरे शब्दों से समझ लो कि G20 का आयोजन हो रहा है, G20 के जो गेस्ट हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था का कार्य किया गया है, उसके भोजन बनाने के लिए टमाटर खरीदने हैं, फिर बोला जाता है कि जाओ मंडी में से टमाटर खरीद के लाना है, तो उसको उसका पालन करना पड़ेगा। यानी संगठन के उद्देश्य के साथ असंगत नहीं होना चाहिए, असंगत होगा तो उसका पालन नहीं होगा, यानी कैसी भी सत्ता हो तो ये स्वीकृति पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट, जब पूर्णता में वह उसके निजी हद से मेल खाता। आपने आदेश दे दिया कि G20 के जो गेस्ट हैं उसके लिए हम भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, तो भोजन में लगने वाली सामग्री को एकत्रित किया जाए, लेकिन वह व्यक्ति जो है वो कैसा है, दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, वो सक्षम नहीं है कि जाकर के इन सामान को ला सके, तो फिर वो कैसे लाएगा भाई, उसको ऐसा काम आप कैसे सौंप सकते हो। तभी वो उस आदेश को मानने से मना कर देगा। ठीक है, जब उसे वह पूरा करने के लिए मेंटली फिजिकली सक्षम हो तभी तो करेगा ना। तो स्वीकृति सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे पॉइंट हैं। अब 2020 में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को समझ लो। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 भागों में 3 क्लास में क्लासिफाइड किया है। पहला पारंपरिक, दूसरा कानूनन, है ना, तो पहला हम पारंपरिक, सेकंड आता है जिसे हम चमत्कारिक बोलते हैं, और तीसरा आता है कानूनी, है ना। मैक्स वेबर, और सामान्य रूप से अगर हम बात करें प्रशासन की दृष्टि से तो वो 3 प्रकार, एक कानून था, दूसरा परंपरा था और तीसरा था डेलीगेशन। ये कहते हैं मैक्स वेबर महोदय कि सत्ता, सत्ता है क्या, आदेश देने की शक्ति और उसका पालन करवाने की शक्ति ना। तो परंपरा के आधार पर बात करते हैं, मैक्स वेबर सत्ता को जोड़ते हैं प्रभुता से। प्रभुता का मतलब हो जाता है डिसीजन मेकिंग पावर। हम
अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी प्रथाओं के अनुसार कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से में सिखाए गए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे हम सभी को सिखाया गया, सीखते भी हैं कि प्राणियों के प्रति दया रखना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? इसके लिए कोई कानून नहीं कहता है। दूसरी तरफ आता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का भी एक अपना इतिहास है। भारत में तो विशेषकर आपको देखने को मिला होगा। ये ऐसा रहता है कि लोग किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की संबंध में वहां से संबंधित बातों का पालन स्वतः करते रहते हैं। जैसे हमारे राज्य देश में कई सारे बाबा समय समय पर होते रहे, चमत्कारिक बाबा होते रहे, ठीक है ना। एक बाबा जो आजकल जेल में बंद हैं, तो वो इतने चमत्कारिक हुआ करते थे भाई, वो जहां भी जाते थे बड़ी काफिला चलता था। फिर रेप के केस में वो जेल में बंद हुए। तो कहने का मतलब है ऐसे बाबाओं के या ऐसे उनके इतने समर्थक, इतने फॉलोवर कैसे हो जाते? चमत्कार की वजह से। वो कुछ करिश्मा दिखा देते हैं, कुछ मिरेकल दिखा देते हैं, जहां लोगों को लगता है कि इसके पास कुछ विशेष है। अभी जैसे हम देखने को मिलता है कि कुछ लोग रुद्राक्ष बांटते हैं। उस रुद्राक्ष को लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, रातों रात भर लाइन में लगते हैं। क्यों? क्यों उनकी बातों का वो पालन कर रहे हैं? क्यों उनके आदेश को मान रहे हैं? इसे कहते हैं करिश्माई प्राधिकार के उस व्यक्ति के पास एक चमत्कारिक सत्ता है। जब तक लग रहा है कि चमत्कार हो रहे हैं, तब तक व्यक्ति मान रहा है, और जब चमत्कार होने बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये सत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है। और तीसरी, और जो सबसे उचित मानी जाती है लोक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है वैधानिक या कानूनी। तो कानूनी सत्ता है, यानी ये तार्किक होती है, रेशनल होती है, कानून और नियमों के आधार पर होती है, इसका पालन करना ही पड़ता है। तीनों में सर्वश्रेष्ठ सत्ता जो है वो तीसरी ही होती है। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के ये तीन स्रोत बताए हुए हैं, ठीक है। मैक्स वेबर के अगर पूछा जाए तो आपको तीन बताना है। इसी तरीके से इनका ही वैसे पूछे तो नहीं गए अभी तक, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अभी शायद इस बार भी ना पूछे जाए, आगे कभी पूछे जा सकते हैं। अमिताई एर्तिजियो ने भी सत्ता के प्राधिकार लिखा है, उसी को हम सत्ता बोलेंगे, उसी को हम अथॉरिटी बोलेंगे। उन्होंने इसको भी तीन भागों में बांटा है। इनके अनुसार वो तीन भाग कौन से हैं? तो वो पहला कहते हैं बल प्रयोग का अधिकार, ताकत का। यानी बल प्रयोग, आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो कानून के आधार पर नहीं करवाना चाहते हो, आप उसको डरा करके करवाते हो, ये करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। तो ये भी एक प्रकार से अथॉरिटी है, यानी इसमें नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, शारीरिक खतरा होता है, ठीक है। दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं मानक प्राधिकार, यानी स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि यहाँ कि डराकर नहीं, कि कुछ कार्य जो हैं एक सिविलाइजेशन का मेंबर होने के नाते दिए जाते हैं। तीसरा रहता है उपयोगितावादी प्राधिकार। उपयोगितावादी प्राधिकार, ये काम करोगे तो बदले में हम तुम्हें ये दे देंगे। आप किसी जॉब को जब करते हो, क्यों करते हो? आप ये कार्य करोगे, बदले में इतनी सैलरी मिलेगी, उसके बदले में आप ये चीज खरीद पाओ, है ना। जैसे स्कीम चलती थी ना कि ये 3 मेंबर बनाओ और उनके नीचे 3 3 मेंबर बनवाओ, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, या हम आपको आईफोन दे देंगे, या यहाँ की एक ट्रिप दे देंगे। तो इसे हम उपयोगितावादी प्राधिकार के नाम से जानते हैं, ठीक। ये टाइप हैं अथॉरिटी के। इसके अलावा लास्ट है आज का, इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं कल पूरा करवाऊंगा। ये रेगुलर क्लास रहेगी, इसको मिस मत करो। पूरा का पूरा आपका लोक प्रशासन जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लाखों हजारों रुपए की फीस देने के बाद भी आपको इतना सरल, इतना सहज भाषा में कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं उन्होंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है कि ये है क्या, तो एक्चुअली कभी तकलीफ आती है। बाकी डिसीजन आपके। तो प्राधिकार को हम इस ढंग से भी बांट सकते हैं। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं रेखा प्राधिकार, है ना, लाइन। दूसरा है स्टाफ, और तीसरा है कार्यात्मक। लाइन का मतलब है
कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उसे अधिकार दिए। जैसे पुलिस विभाग जो है, पुलिस विभाग का लक्ष्य है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो सत्ता का यूज करते हैं। जैसे कई जगहों पर रात को 10 बजे के बाद शॉप बंद करा दी जाती है, बैंक शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, बैंक के आप मुख्य चैनल गेट देखोगे वहां पर एक जंजीर लटकी रहती है। तो ये सब क्यों किए जाते हैं? कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इन केस बैंक में कोई लूट होती है, वो दरवाजे में चेन नहीं होती, वो कितने ही लोग एक साथ भाग सकते हैं बड़ा सा सामान लेके, उसकी वजह से थोड़ा हर्डल होता है। रात्रि में क्राइम ज्यादा होते हैं, इसलिए कम से कम लोग रहेंगे तो आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकती है ना। तो ये संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो अधिकार मिले। स्टाफ प्राधिकार का मतलब क्या होता है कि संगठन जो मुख्य कार्य करता है, जैसे पुलिस का काम है कानून और व्यवस्था। अब कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कहीं कोई क्राइम हो गया तो उस पर फॉरेंसिक या स्नाइपर डॉग इन सब की हेल्प ली जाती है, या डीएनए जांच करवाना है लैब की हेल्प ली जाती है। तो ये सब क्या है? इसको हम स्टाफ बोलते हैं। फिर कार्यात्मक प्राधिकार यानी पर्टिकुलर कोई कार्य दिया जाता है, उस कार्य को पूरा करने के संबंध में जो अधिकार दिए जाते हैं। जैसे इंदौर में अभी G20 का कल्चरल कुछ मीट होना है, तो उस कल्चरल मीट को पूरा करने के लिए यहाँ के प्रशासन को अब अधिकार दिए गए हैं, तो उस संबंध में वह कार्य पूरा होने तक वह उपयोग करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सत्ता के कार्य क्या होते हैं, उसके साथ सत्ता और शक्ति यानी पावर दोनों में अंतर क्या होता है, जवाबदेहिता किसे कहते हैं, डेलीगेशन क्या होगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो यहाँ तक इतना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई डाउट है तो जरूर पूछें, हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करें। हर वहाँ पर टॉपिक से संबंधित आपको नोट्स मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको लाइव क्विज मिलती है, आपको वीडियो के लिंक मिलते हैं, कुछ फ्री नोट्स मिलते हैं, पॉलिटी के फ्री नोट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। उन सबका आप बेनिफिट लें। आपके सुझाव जो भी सजेशन है मोस्ट वेलकम। आप हमसे वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से। तो अभी के लिए इतना। थैंक यू। बढ़िया से पढ़ाई करो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो और सटीक पढ़ो। अनावश्यक चीज़ों में अपना दिमाग खराब मत करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लानिंग, तो प्लानिंग अपनी सही से बना के रखो।